नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात लोकतंत्र के उस सबसे बड़े पाखंड की होगी जो विपक्ष में रहकर संस्थाओं को बचाने का रोना रोता है, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हीं संस्थाओं का शिकार करने लगता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी की किताब ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। साल 2012 में जब कांग्रेस के मंत्री सलमान खुर्शीद आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे और जब निष्पक्ष चुनाव आयोग ने उन्हें रोका तो पूरी कांग्रेस पार्टी आयोग पर टूट पड़ी। उसे मनमाना और अहंकारी कहा गया और दबाव इस कदर बनाया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आहत होकर कहना पड़ा कि अगर मेरे इरादों पर शक है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सोचिए, चुनाव आयोग को डराने का क्या यही वो कांग्रेसी मॉडल था? और बात सिर्फ डराने की नहीं है। कांग्रेस का पुराना फार्मूला रहा है कि सत्ता में रहो तो आयोग को दबाओ और रिटायर होने के बाद उन्हें इनाम देकर उपकृत करो। टी.एन. शेषन आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़े और ये भी भूलना मत कि एम.एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से उतरे तो कांग्रेस ने उन्हें सीधे केंद्रीय मंत्री बना दिया था। और नवीन चावला, जिनके कांग्रेसी झुकाव पर पूरी दुनिया ने थू थू की, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की गद्दी पर बिठाने का तोहफा मिला। और आज जो कांग्रेस हारने पर ईवीएम को गाली देती है, चुनाव आयोग को सरकार का गुलाम बताती है, वो जवाब दे कि जब आपकी सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुसाइड की बात कहने पर मजबूर कर रही थी, तब लोकतंत्र क्या सुरक्षित था? क्या चुनाव आयुक्तों को मंत्री पद की रेवड़ियां बांटना संस्थाओं का सम्मान था? इन्हीं तीखे सवालों के साथ शुरू करेंगे आज का अटेंशन, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग पर सवाल, लोकतंत्र पर सियासत, और उसी कांग्रेस के सामने अब उसकी ही सरकार का एक ऐसा अध्याय आ गया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी की किताब में दर्ज एक घटना बताती है कि जब यूपीए सरकार के कुछ मंत्रियों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि ये तक कहा था, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने संवैधानिक संस्था के सम्मान को सर्वोच्च बताया, लेकिन आज जब कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है, तब ये खुलासा राजनीतिक तौर पर भी कई मायने रखता है। हालांकि इस पर कांग्रेस का क्या नजरिया है वो भी जान लीजिए। पहले भी सरकारें चली हैं, चुनाव आयोग पर अगर कोई आपत्ति उठा देता था तो सरकारें उसकी जांच करने के लिए उतर आती थी। सरकारों को पूरा भरोसा होता था कि जब तक हम सरकार में हैं चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर पाएगा। आज क्या हो रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बाद में चुनाव आयोग कितना निरंकुश हुआ आपने देखा। चंडीगढ़ का किस्सा मैं आपको याद दिलाऊं, टेबल पे बैठे बैठे निशान लगा के और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया सरकार के। ये चुनाव आयोग की भूमिका हो गई है। कांग्रेस का ये बयान बताता है कि शायद अब उनके नेताओं को ये लगता है कि आज हालात बिल्कुल अलग है, लिहाजा चुनावी नतीजों से लेकर मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया तक कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती रही है। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि हार के बाद कांग्रेस अपनी राजनीतिक असफलता का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने की कोशिश करती है। बीजेपी ने तो कई और आरोप भी लगाए। आज भी जब वो विपक्ष में है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना, उसे कटघरे में खड़ा करना, आरोप लगाना और भाग जाना, ये कांग्रेस का चरित्र है। हमने विभिन्न अवसरों पर देखा है। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तब भी यूपी चुनाव के दौरान का वो वाकया है, तो हमेशा ही ये चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर। दिलचस्प बात ये भी है कि जिस दौर की ये घटना है उसी समय कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री चुनाव आयोग पर नाराजगी जताते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक टकराव की बजाय संस्था की प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी। यानी एक तरफ मनमोहन संस्थाओं की साख बचाने की कोशिश करते रहे तो वे दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही थी। लेकिन अब सवाल एक किताब के खुलासे का नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति का है। क्या संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सत्ता और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो राजनीतिक विश्लेषक, दिनेश सिंह गेट, डॉक्टर आलोक सोती और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। तो सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही के पास, दिनेश जी माफ कीजिए, ये जो खुलासा किया है एसवाई कुरैशी जी ने, कैसे देखा जाए कि अगर चुनाव आयोग पे इतना प्रेशर हो कि अगर उसके बचाव के लिए एक प्रधानमंत्री को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक तो कुछ हो नहीं सकता है। जी आप सभी को प्रणाम। मनोज जी, ब्रजेश जी, देखिए सबसे पहले से बात है कि किस तरीके जैसे कहते हैं कि इसमें एक सटीक कहावत बैठती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्योंकि जिस टाइम पे जैसे कांग्रेस का जैसे राज हुआ करता था तो एक छत्र राज करने का काम वो लोग करते थे, और उसी समय में देखिए शायद आपको एक मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ध्यान होगी कि जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मतलब है कि पूरे तरीके जैसे कि जो सीबीआई है उसको पिंजरे का तोता बना के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अभी जैसे कि प्रतिपक्ष में होने के नाते और इस तरीके से अगर इस तरह की बात अगर कुछ भी अगर उठाएं तो वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता इनको से। और दूसरी बात जैसे कि एसवाई कुरैशी जो है तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जैसे कि जो मतलब एक इंडियन आई जो है तो उसमें जैसे जो जिक्र किया तो उसमें उन्होंने एक तरह से मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया कि भाई कहीं ना कहीं जो थे उन्होंने प्रतिष्ठा जो थी मतलब स्वायत्त संस्था की बचा के कहीं रखी है। और उसमें उन्होंने जिक्र उसी किया था कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि जो मतलब बयान देते थे कांग्रेस के नेता, और खासकर जैसे इस तरह के बयान जो जैसे कि पॉसिबिलिटीज के नहीं है, तो और उसको लेकर के कभी अगर जैसे कोई इलेक्शन कमीशन का अगर कोई अधिकारी होता था या प्रतिनिधि कुछ होता था, वो किस तरह कुछ अगर बोलता था तो उसको किस तरीके से आड़े हाथ लिया जाता था, तो उसका जिक्र वो करना चाहते थे। और उसको लेकर के जब उन्होंने जाकर के और मतलब मंशा पे कुछ मतलब कुछ बातचीत की तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह ने उनको बताया था कि आप मेरी मंशा पे शक ना करें, और ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं इससे बड़ी आत्महत्या करना पसंद करूंगा। और दूसरी बात एक और मैं वाकई, लेकिन आपको नहीं लगता किसी लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री इतना मजबूर हो जाए कि उसके एक मंत्री पर कार्रवाई करने की बजाय वो ये कहे कि नहीं भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, उसकी बजाय बेहतर होता है ना कि वो सलमान खुर्शीद को मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा देते। अब ये देखिए मैं इसी चीज पे आ रहा था मनोज जी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो थी वो हमेशा से थी और अभी भी जैसे एक तरह से कि एक परिवार का ही एक तरह से हिस्सा रहा है, और एक परिवार की वहीं से जैसे नैरेटिव जो निकलता है वहां से जो डिसीजन जो होते हैं उन्हीं को सारी की सारी पार्टी को मानना पड़ता है। ऐसे कोई किस तरह का, और मनमोहन सिंह जी बारे में जानते हैं कि ठीक है मतलब अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन पार्टी से अलग हटके या जैसे कि जो मतलब कि किंग मेकर जो था उससे अलग हटके तो कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरी मतलब मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ कि एक और इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन जी, उससे पहले मतलब उनके नियुक्ति से पहले कोई जानता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज भी होती है। तो उन्होंने एक मतलब बहुत मशहूर एक उस टाइम पे टिप्पणी की थी, उन्होंने बोला कि मैं ऐसा घोड़ा नहीं हूं जिसकी सवारी करके और कांग्रेस जो है पार्लियामेंट पहुंच जाएगी। तो इसी तरीके देखिए इनको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ये भी कहा था कि टीएन शेषन वो भला है जो सुबह नाश्ते में 3-4 नेताओं को खाता है, लंच में 3-4 को खाता है और डिनर में 3-4 को खाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, उस टाइम था भी उनका ऐसे था। उसके बाद में उनपे लगाम लगाने के लिए और 2 और जो थे वो नियुक्त करने पड़े थे अधिकारी उसमें, तो जाकर के 3 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। ये पहली बार एक तरह से मतलब रवायत शुरू की गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि मजबूत प्रतिपक्ष के नाते इनको जैसे कांग्रेस जो है तो धीरे धीरे अपनी साख होती जा रही है, और जनता के बीच में अपनी जो जिस तरीके से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जिस तरीके जो वर्चस्व होता था वो खोने का रीजन वही है कि कहीं ना कहीं अपनी चीजें की कथनी और करनी बहुत ज्यादा फर्क है। तो अगर ये अगर करते थे अपने तरीके भैया ऐसा है कि जो जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं या बेहतरी के लिए कुछ काम करते हैं तो बेहतर रहता है। जबकि मतलब अपने टाइम की जैसे अगर बातचीत का, और जैसे कि एसवाई कुरैशी ने जैसे कि कांग्रेस के समय का जिक्र किया तो उसी से इनको सीख लेनी चाहिए। और अभी जैसे इस टाइम पे बार बार जैसे मैं थोड़ा समझाऊंगा कि उसके बाद जैसे कि अभी जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं चीजों को लेकर जैसे जिक्र करते थे, और बीच में अभी थोड़े समय पुरानी बातचीत है, 1-2 साल पुरानी बातचीत, तो उस टाइम पे भी जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर पे जैसे पे प्रश्न चिन्ह लगाना और जैसे ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाना, और उसके बाद जब इनको बुलाया गया तो उस टाइम पे ये बाहर प्रदर्शन करते रह गए। जबकि ये था कि बुलाया गया तमाम सारे ओपन चैलेंज था वो तो कि भाई आइए आप ये ईवीएम हैक करिए। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम सारे दावे किए थे इसको लेकर। 400 लोगों को लेकर के बाहर जो है मनोज जी चले गए थे, लेकिन अंदर जाने के लिए जो था, जबकि दिल्ली पुलिस ने क्लियर बोला था कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग चुनिंदा जैसे कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के और अंदर तक लेके चले जाएंगे। क्योंकि सब जिक्र किया गया था कि भाई हमारे मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि हमारे हॉल में इतनी जगह नहीं है कि 400 लोगों को हम लोग उसमें अकोमोडेट कर पाए। तो देखिए वही चीजें कि कांग्रेस जो है उसकी कथनी और करनी में फर्क है। जब तक ये इस चीज से भिन्नता करके और जब तक अपने तरीके से और इंडिपेंडेंट तरीके से चीजों को समझ के और सोच के रैशनलाइज तरीके से करके नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्गति कांग्रेस की दोबारा वैसी होती जाएगी और प्रतिपक्ष में लंबे समय तक रहें, इसकी इनको आदत डाल लेनी चाहिए। तो आदत तो डाल लेनी चाहिए, लेकिन सवाल यही उठता है ना आलोक जी कि कई चेहरे हैं कि एक चेहरा सलमान खुर्शीद ने दिखाया जिसका जिक्र कुरैशी साहब ने अपनी किताब में किया है, एक कांग्रेस का चेहरा अभी हम देखते हैं जो तमाम सारे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ कि जहां भी वो चुनाव हारे, जहां वो जीते वहां ईवीएम ठीक हो जाती, केरल में ठीक हो जाती, तमिलनाडु में ठीक हो जाती है,
पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी हो जाती है, उसमें हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है। दूसरा चेहरा ये भी है कि आप स्वायत्त संस्थाओं को इतना प्रेशर बना देते हैं कि मामला प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री को अंततः जब वो कुछ नहीं कर पाते मंत्रिमंडल सहयोगी के खिलाफ, तो उनको अपनी धमकी देना पड़ती है। और एक चेहरा ये भी हमने देखा है कि वो चाहे नवीन चावला की बात करें, जिनके बारे में उनके सहयोगियों ने उस समय कहा था कि वो कोई भी डिसीजन लेते थे उसके बाद हर 5 मिनट बाद वो शौचालय की ओर जाते थे और वहाँ से वो किसी को मैसेज करते थे। बाद में उन्हीं नवीन चावला की जो एनजीओ है, उनको कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का फंड मिलता है। MS गिल का उदाहरण है, जिनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। TN शेषन की बड़ी धाक रही है इस देश के चुनाव सुधार में, लेकिन उनको भी जब वो देखते हैं कि सिंगल आदमी काबू में नहीं आ रहा तो 2 लोग और बिठा दिए जाते हैं, बाद में उनको चुनाव लड़ा दिया जाता है। देखिए मनोज जी, ये इस प्रकार की प्रकरण तो आपको बहुत सारे कहेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, लोकतंत्र के अंदर जो है संवैधानिक जितने भी पद हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप अगर इन सबकी एनालिसिस करें तो ये IAS सेवाई से आते हैं और IAS अधिकारी होते हैं। और आप जानते हैं जब IAS चालू होता है अपना करियर शुरू करना, तो धीरे से आरंभ होता है और धीरे धीरे जब दिल्ली में प्रस्ताव करता है, वहाँ सेक्रेटरी होता है, तो उसको चीजों को आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से पालन पोषण होके प्रोषित होके वो उस पद पे बैठता है। तो इस प्रकार की जो आप घटनाएं गिना रहे हैं, ये बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ये ठीक नहीं है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग का ऐसी व्यवस्था है कि IAS अधिकारी को इस पद पे बैठाया जाता है, कोई कहने को ये जो है स्वास्थ्य है कि मतलब स्वतंत्र है, इसके अंदर स्वास्थ्यता है, लेकिन कितनी स्वास्थ्यता है वो अभी आपने हमको और अपने दर्शकों को गिना दी। ऐसी स्थिति में ये तो मतलब आप भी सही कह रहे हैं, चंद उदाहरण है जो बड़े बड़े नाम है, बाकी ऐसे तो अनगिनत उदाहरण हमको मिल जाएंगे। जी जी। तो लेकिन फिर भी जो ये स्थिति है कि जिस तरीके का प्रहार किया जाता है पक्ष में रह के या विपक्ष में रह के, कि आप सीधे ही उसको जो है बहुत ज्यादा डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप जब विपक्ष में होते हैं और सत्ता में होते हैं तो उसको कोशिश करने की कोशिश करते हैं, ये एक गलत प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे आप जो है सत्तारूढ़ पार्टी BJP की बात करें। हर जगह आपको अपवाद नहीं मिलेगा, हर तरीका आप देखेंगे कि सभी लोग करते हैं। और इस तरीके के फेवर आप देखते ही हैं कि जब आप सत्तारूढ़ में होते हैं तो चुनाव तो नहीं जिता सकते, लेकिन चुनाव की तारीख वो कर सकते हैं, तो आपके जो बैटर होती है उसके बार कर सकते हैं। जैसे BJP का जो कोटास होता है वो सैटरडे संडे अगर मिल जाता है, मंडे छुट्टी लेके 3 दिन घूमने चला जाता है, वोट लेके नहीं आता है। इसलिए आपने देखा कि अब कुछ बात को जो है चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके की अनगिनत आपको संगतियां विसंगतियां मिल जाएगी, उसका आपको फायदा उठाया जा सकता है, बाद में लाभ भी दिया जा सकता है जो व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखना ये है कि वही हम हर बार यही बात करते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है 140 करोड़ का है, वो काउंटिंग ऑफ हेड्स है, लेकिन वो कितना लोकतांत्रिक है, कितना राजनीति को समझता है, कितना लोकतंत्र की परिभाषा को समझता और जानता है, ये कहना मुश्किल है। तो लेकिन ये जो बार बार आलोक जी सवाल उठते हैं ना चुनाव आयोग को लेके, EVM को लेके, क्या इतने बड़े हमारे देश में कोई EVM या कोई चुनाव आयुक्त किसी को चुनाव जीता हरवा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इंदिरा जी चुनाव नहीं हारती, राजीव गांधी 414 से 200 पर नहीं आते, या कांग्रेस 200 से 59 पर नहीं आती, या BJP 300 पार से 240 पर नहीं आती, जिसपे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं इस प्रकार के। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी की जो EVM मशीन है वो स्टैंड लोड मशीन है, वो सिंपल उसमें RS-32 का एक इंटरफेस है, के माइक्रो प्रोसेसर पे काम करती है। एक उसके अंदर एक जो सिंपल लॉजिक है जिसपे जो है वो काउंटिंग करती है, केवल एक उसमें लॉजिक काउंटर सी लगा हुआ है, और आप देखते हैं कि 1200 वोट तक की उसकी कैपेसिटी को यूज करते हैं। तो आप जब इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा का हो, तो इतनी प्रचुर मात्रा में लाखों की संख्या में होती है, इसलिए सबको प्रोग्राम कर पाना, में प्रोग्राम कर पाना जो कि संभव नहीं है, ना ही कोई एक बड़ा अधिकारी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए आपने देखा केवल इसके लिए जो है हवा बनाई जाती है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी कहा जाता है कि आप आइए, जब भी जो है चुनाव आयोग को आमंत्रित करता है, तो कोई भी वहाँ पे उनके इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी वहाँ आके बातचीत आने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, तो बिल्कुल मैं फिर वही अपनी बात पे आ रहा हूँ कि भाई आप चुनाव आयोग छोटे मोटे फेवर्स कर सकता है,
लेकिन आप सोचे कि वो आपको चुनाव जिता पाए, ये संभव बिल्कुल, नहीं वो है। आपको ये इसीलिए सुविधा हमको दे दुख सकता है कि होता है। आपकी सुविधा के हिसाब से वो आपके भाई आप पर्याप्त रूप से सारी घोषणाएं कर लीजिए, तो मैं इस सप्ताह की जी। जगह अगले सप्ताह चुनावी कैलेंडर घोषित कर दूंगा, 2 की जगह बस, 4 राउंड में इलेक्शन करा दूंगा। आप कहोगे तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, आरएएफ, बीएसएफ लगा देंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ता जमीन पे उतरेंगे, घर घर जाएंगे, वोटर्स को निकालेंगे, अपनी बात को बताएंगे, तभी जाके जो है आप चुनाव जीत पाएंगे। केवल एहसास पे उठाना, ईवीएम पे उठाना वो संभव नहीं है। बाकी आपने अपनी पूरी बात कह दी है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आयोग छोटे मोटे फेवर कर सकता है, लेकिन चुनाव जिताने की भूमिका में नहीं होता है। तो ब्रजेश जी होता नहीं, लेकिन जो जिन पर आरोप लग रहे हैं सलमान खुर्शीद, वो जब उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, पिछला इलेक्शन हारे तब भी उन्होंने सलाह दी अपनी पार्टी को कि भाई आप चुनाव जीतने पे ध्यान दीजिए, अच्छे मुद्दे लेकर जनता के बीच जाइए, अच्छे कैंडिडेट का चयन कीजिए, अच्छे से कैंपेन कीजिए, तब आप इलेक्शन जीतेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप ना लगाइए। तो यानी कि जो आरोप वो लगाते रहे तो उनको उसकी सच्चाई पता है, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा नैतिक साहस कम से कम दिखा तो रहे कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स की, लेकिन उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चली नहीं चली है तो अब वो कुरैशी साहब जानते हैं, कुर्सी साहब जानते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं है। देखिए मनोज जी, ये कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो तमाम राजनेताओं, राजनीतिक दलों को पता है कि चुनाव आयोग से ना वो चुनाव जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। जो आपने उदाहरण दिए, हमारे दोनों साथियों ने दिए कि आप थोड़ा बहुत फेवर कर सकते हो, और ये फेवर हमने तब भी देखा है। ये देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। हमने आपातकाल भी देखा है, हमने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल होते हुए भी देखा है। आप देखिए, हमने तमाम चुनाव आयुक्त देखे हैं, लेकिन किसी ने ऐसे लीड से हटकर जाके किया। हमने बूथ कैप्चरिंग देखी है, हमने मतदान पेटियां लुटते हुए देखी हैं इसी लोकतंत्र में मनोज। तब खतरे में नहीं आया, तो अब खतरे में कहाँ आएगा जब एक व्यक्ति वोट डाल सकता है। हमने वोटिंग देखी, हाँ, क्रॉस वोटिंग देखी, बिना वोटिंग हुए इलेक्शन भी हमने देखा, इलेक्शन देखा हमने, एक वोट से सरकारें गिरते हुए देखी हैं हमने। लोकतंत्र में हमने कई सरकारों को बर्खास्त होती हुई चुनी सरकारों को देखा है हमने। वो भी दौर देखा है मनोज जी कि जब एक सरकार कोई प्रस्ताव बनाती है, लाती है, कानून लाती है, तो उसको कोई फाड़ देता है बाहर। तो लोकतंत्र बहुत मजबूत है। एक मधु कोंडा भी देखे, निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ। सारी पार्टियां समर्थन कर देती है। तो आप देखिए कि लोकतंत्र को कभी खतरा नहीं हुआ, और मुझे लगता भी नहीं कि आप बार बार कह रहे हो कि सरकारी संस्थाओं पर, यूँ पहली बार नहीं है। हमने देखा विपक्ष में बीजेपी थी, अरुण जेटली के बयान उठा के देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी के बयान उठा के देख लीजिए, सुषमा स्वराज के बयान देख लीजिए, सीबीआई से लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। अब आप विपक्ष में देख लीजिए, जब यही नेता चुनाव आयोग की पैरवी करते थे, हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उनके बयान भी अलग अलग तरीके से आए। कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपने मतों को एक तरह से भिन्न रखा, लेकिन आज वही पूरी कांग्रेस इस आधार पर लगी हुई है कि चुनाव आयोग की वजह से चुनाव जीतते हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, जहां वो चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक में, दूसरे राज्यों में वहां क्या हुआ। तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। वो सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन संस्थाओं पर सवालिया निशान कांग्रेस को भी सफाई देना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के समय आरोप ये लगते रहे थे कि जो सुपर पीएम है वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी थे, वो सरकार चलाते थे, मनमोहन सिंह चेहरा थे बस। तो ये तो दुनिया ने देखा है ना मनोज जी। आप देखिए, जब विदेश का कोई प्रतिनिधि आता था, विदेश के राष्ट्रपति आते थे, तो आप देखिए राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो क्या होता था। हमने देखा है ना मनमोहन सिंह जी की क्या स्थिति थी। कई जगह हमने उनको खड़े हुए देखा है, कि हमने देखा है कि किस तरह से आपने पूरा कानून फाड़ दिया। हमने देखा, हाँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं ना, तो उनको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो जो सच्चाई थी वो सच्चाई है। और यदि आज की तारीख में आप सवाल उठा रहे हो उन संस्थाओं पर, तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। ये नैरेटिव आपका काम नहीं कर रहा है। यदि ये नैरेटिव काम कर रहा होता तो आपका फायदा होता, लेकिन चूंकि आपको असल मुद्दों पे आना चाहिए, आप एक मॉडल पेश करना चाहिए आपको कि यदि ये मोदी सरकार का मॉडल है, ये बीजेपी का है, तो हमारा ये मॉडल रहेगा, हम ये काम बेहतर करेंगे। जिन चीजों पर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो, तो आप आ जाओगे तो आप क्या करोगे। आपके समय सीबीआई पे सवाल उठते थे, जिसको कोर्ट ने कह दिया सवाल उठाया। हाँ, तो कॉलेजियन सिस्टम आप ही के समय आपने क्या किया, आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया आप ही ने तय की हुई है। चुनाव आयोग से लेकर तमाम चीजें आपने की हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना जनता को, ये खामियां हैं जो हमने की थी, इन खामियों का इस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, और हम दोबारा सरकार में आए
आएंगे तो ये खामियां इस तरह से दूर करेंगे। तो वो मॉडल तो आप दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो। आरोप से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आपको एक मॉडल पेश करना पड़ेगा, अपनी रणनीति उजागर करना पड़ेगी कि हम क्या करेंगे। बेहतर लगेगा जनता को तो आप पे भरोसा करेगी, आपको चुन लेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। सिर्फ आप संस्थाओं पर सवाल उठाकर अपने मतदाताओं को, अपना जो आपका कार्डर है उसको एक संदेश दे रहे हो कि भाई सवाल उठा रहे हो, ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि इनकी वजह से जीत रहे हैं। आप अपनी कमियां छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आप देखिए वो कमियां आपकी छिप पा रही हैं क्या। दूसरी तरफ हमने देखा बीजेपी में अडवाणी जी ने सवाल उठाए थे, निश्चित तौर पर बाद में उनके वो बयान भी आए कि देखिए हमने गलत सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पे, हमें भरोसा है ईवीएम पर सवाल उठाया था। तो आप एक्सेप्ट करिए ना कि भाई हाँ गलती हो गई, 2 चुनाव 3 चुनाव में आप वही लगातार वही मुद्दे को, नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप असल चीजों पर आ नहीं रहे। तो कांग्रेस के इस तरह से दोहरे मापदंड का उनके ही नेता पोल खोल रहे हैं, इस तरह की किताबें पोल खोल रही हैं, तो उनको विचार करने की जरूरत है। हालांकि वो कह सकते हैं कि उनके अपने विचार होंगे, लेकिन कुछ मुद्दे भी गिना सकते हैं तो जो जग जाहिर हैं। लेकिन जनता उतना भरोसा नहीं करती। जो एक मतदाता है उसे पता है कि उसने इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ फेंकी थी, उसने किस तरह से बदलाव किए हैं। आप देखिए एक ही व्यक्ति मतदान देता है, आप देखिए पार्षद को अलग चुनता है, विधानसभा में अलग चुनता है, दूसरे राज्यों में आप चले जाइए लोकसभा में अलग चुनता है। तो जनता बड़ी समझदार है, लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गए, वो तय कर लेते हैं कि किसको कहां चुनना है, कहां बेहतर है। तो राज्यों में अलग चुन ली जाती है, केंद्र में अलग चुन ली जाती है। लेकिन जिस दौर में हम देख रहे हैं कि नेता ऑन कैमरा कुछ कहने के बाद पलट जाता है, तो फिर तो कुरैशी साहब ने तो किताब लिखी और मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं है, तो कभी भी वो ठुकरा देंगे, कह देंगे ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुरैशी साहब झूठ लिख रहे हैं। देखिए मनोज जी, तो दोनों पे ठुकरा सकते हैं। हम तो उससे आगे की बात करें। अभी आप नेता का किसी का बयान दिखा दीजिए, वो तत्काल ठुकरा देता है, उल्टा पड़ जाता है। मेरा कहने का मतलब नहीं है मीडिया ने गलत तरीके से ले लिया उसको। जैसे तैसे शब्द आप दोहराएंगे ना, दिखाएंगे, उनको भी झुटला देते हैं। तो राजनीति में इसका तो कोई मायने है ही नहीं है कि वो इस बात को झुटलाएंगे या नहीं झुटलाएंगे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जनता समझदार है, वो देखती है कि कौन नेता क्या कह रहा है। को पढ़े ना पढ़े, लेकिन देश के लोकतंत्र को फर्क पड़ता है कि जब इतनी बड़ी संस्थाओं पर आप सवालिया निशान उठाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। तो पूर्व CCSY कुरैशी की किताब के पन्नों से जो सच बाहर आया है, उसने देश के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जो राजनीतिक दल आज चुनावी हार का ठीक रहा चुनाव आयोग के सिर फोड़ते हैं, वो सुबह शाम लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की दुहाई देते नहीं थकते। सत्ता के गलियारों में उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। जब आपके मंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता है, तो वो आयोग आपके लिए अहंकारी हो जाता है। दबाव का खेल इस स्तर तक पहुंच जाता है कि देश के प्रधानमंत्री को लाचारों को सुसाइड की बात कहनी पड़ती है, और जब बात इससे भी नहीं बनती तो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से उतरते ही नेताओं को सीधे कैबिनेट मंत्री का इनाम दे दिया जाता है। क्या यही संस्थाओं का सम्मान है? क्या यही लोकतंत्र की रक्षा का कांग्रेसी मॉडल है? याद रखिए, संस्था किसी एक पार्टी या सरकार की जागीर नहीं होती, इस देश के लोकतंत्र की रीढ़ है। विपक्ष में रहकर संस्थाओं के लिए आंसू बहाना और सत्ता में आते ही उन्हें घुटनों पर लाने की कोशिश करना, इस दोहरे चरित्र को अब देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। आज अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।